वो सब्ज रंग आंखों वाली गुड़िया बहुत खूबसूरत लग रही थी इस लाल रंग की कलियों वाली सादा सी फ्रॉक में, इतनी खूबसूरत कि उसे देखने के बाद भूख किस कमबख्त को लगनी थी। कभी कभार तो मुझे लगता था वो दानिस्ता तौर पर बहकाती है मुझे अपनी जानिब, इतनी मुश्किल से परहेज कर रहा था। क्या ये कम था कि इतनी खूबसूरत बन के खड़ी हो गई मेरे सामने? खाना लगा दूं ऐसे में गरम? वो अभी मुझे देखकर खुले बालों को लपेट कर जूड़े में कैद कर ही रही थी कि मैं एक जस्ट में उस तक पहुंचा। मजीद लफ्जों को उसके लबों से अदा करने का मौका नहीं दिया था मैंने। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे। तो जनाब, मैं आप लोग के लिए हुस्न कंवल का नावल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 15 लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आइए हम बगैर ताखीर के शुरू करते हैं। फरजीन, जब उसने मुझे बताया कि ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरा दिमाग खटक गया। मैं समझ गई थी ये उसामा के नए प्रोजेक्ट की फ़ाइल का डेटा है। ओ नो! मैंने फ़ौरन ही अपना सर पकड़कर गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाया। क्या हुआ? वो चुड़ैल जो अपने भोलेपन से मेरे उसामा के दिल पर काबिज आने की कोशिश में लगी है, फौरन ही परेशान होकर पूछने लगी। वो दरअसल मुझे अपने डैड की दवाइयाँ देनी थी और मैं देना भूल गई। सॉरी यार, बस 2 मिनट का काम है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं गाड़ी घुमा लूँ। बस अपने डैड के ऑफिस के गार्ड्स को मैं दवाई बाहर से ही देकर आ जाऊंगी, फिर उसके बाद हम चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ परेशान नजर आई। उसने एक दो लम्हे सोचा और फिर फौरन ही इस बात में सर हिला दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी घुमा ली। बस 5 मिनट लगेंगे, तुम फिक्र मत करो, बल्कि मैं एक काम करूंगी, मैं गाड़ी को स्टार्ट रखूंगी, तुम गाड़ी से उतरना और दवाई देकर आ जाना गार्ड को। इस तरह टाइम बच जाएगा, वरना मैं उतरूंगी, फिर गार्ड को दवाई देकर आऊंगी, फिर वापस आके बैठूंगी, गाड़ी स्टार्ट करूंगी, उसमें टाइम लग जाएगा ना, तुम्हें ही देर हो जाएगी। मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की थी कि उसे अपनी बात से कन्विंस करूं कि दवाई देने वही जाए, और मैंने देखा वो फौरन ही मान गई। सिर्फ 3-4 मिनट ही लगे थे कि हम डैड के ऑफिस के नीचे पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और वो फौरन ही फाइल अपनी सीट पर रखकर दवाई लेकर उतर गई। मैंने गाड़ी दानिस्ता तौर पर दूर पार्क की थी ताकि उसे गार्ड तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगे। फिर तेजी से मैंने फाइल खोली, इन पेपर्स की जल्दी जल्दी पिक्स बनाने लगी। लाइवा ना, फाइल क्या लेके नहीं जा सकती थी साथ में? ज़रूरी था उसने फाइल सीट पे रखना जब पता था कि फाइल उसामा की इतनी इंपॉर्टेंट है। खैर, उसको फरजीन पे भी भरोसा होगा। चले आगे बढ़ते हैं। गार्ड को दवाई देकर जब वो वापस लौटी तो 5 मिनट गुजर चुके थे। इस दौरान मेरा काम आराम से हो चुका था। शुक्रिया प्यारी, मैंने बड़ी मोहब्बत से उसका शुक्रिया अदा किया और वो भी मुझे वेलकम कहते हुए मुस्कुराने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि कितनी बड़ी क़यामत अब उसका इंतजार कर रही है। ये तो गई अब। मैं मुस्कुराते हुए जेरे लब बड़बड़ाई, उसामा को दुनिया में कोई इतना प्यारा नहीं जितनी अपनी सीट प्यारी थी, और इस सीट का दुश्मन अगर कोई बन जाए तो वो उसामा वजदान के कहर से नहीं बच सकता। दिल लगी तक तो ठीक था, लेकिन मैंने महसूस किया ये उसामा के दिल को लगने लगी है। ये चुड़ैल क्या समझती है? मैं नहीं जानती कि मेरा मंगेतर इतने दिनों से किस होटल में अपनी रातें रंगीन कर रहा है। इन जैसियों को इनकी औकात दिखाना अच्छे से आता है फरजीन अदनान को। मैं अच्छे से वाकिफ थी कि अगर मैं उसे उसामा से दूर करने की कोशिश करूंगी तो उसामा कोई ना कोई राह ढूंढ ही लेगा वापस उस चुड़ैल के पास जाने की। इसलिए मैं खुद से उसे उसामा के पास लेकर गई, ताकि जब ये फंसे तो उसामा को मुझ पर जरा भी शक ना हो। और अब जब मौका मिला है उसके बाद तो उस पर अल्लाह ही रहम करे तो ये बचे। मैं खासा खुशगवार मूड में अब गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मैंने उसे होटल छोड़ा, वो शुक्रिया अदा करती हुई वहां से जल्दी से भागी। सॉरी चुड़ैल जी, लेकिन उसामा वजदान के करीब जाने की सजा तो तुम्हें मिलनी ही है। तुम्हारे पाँव इतने तेज नहीं जितनी मेरी उंगलियां हैं। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। मेरे लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखरी। एक लम्हा लगा था मुझे बस इन तस्वीरों को उसके सही हकदार तक पहुंचाने में। ये कहाँ से मिली तुम्हें? फौरन ही मेरे भाई का मैसेज मौसूल हुआ। मिल गई हैं बस, तुम अपना काम निकालो ना, वो भी जल्दी। मैंने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। दूसरी जानिब से हार्ट इमोजी बनाया। सारे सबूत मिटाने के बाद मैंने सेल वापस पर्स में रख लिया और मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वैसे तो उसामा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ़ कर सकती हूँ, मगर तुम मुझसे बेवफाई करो ये माफ़ नहीं कर सकती। सॉरी, लेकिन ये तुम्हारी सज़ा है मुझे धोखा देने की, मेरी पीठ पीछे दूसरी औरतों से इश्क लड़ाने की। मेरी आंखों में जनून उतरा था। मैं तस्वुराती तौर पर उसामा से मुखातिब होकर उसे बता रही थी कि फरजीन अदनान को धोखा देने की वो कितनी बड़ी कीमत चुकाने वाला है। तुम इसी काबिल हो मेरी जान। अपने सुर्ख होठों पर दिलजनी मुस्कुराहट सजाए मैं जेरे लब बड़बड़ाई। अगला सीन। लाइबा, मैं 5 मिनट पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए मैं भागते हुए होटल में दाखिल हुई। रिसेप्शनिस्ट से रूम नंबर 207 के मुतालिक पूछकर मैं फौरन लिफ्ट की जानिब बढ़ी। तुम कर सकती हो लाइबा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर जैसे मैंने खुद को ही हिम्मत दी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे तो हाथ
पैर भी जैसे कपकपा रहे हों, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम करने जा रही थी। एक गहरा सांस लेकर मैंने आहिस्तगी से दरवाजा नॉक किया। आप? दरवाजा खोलते ही एक निहायत हसीन चेहरा नमूदार हुआ। मैं तो बस देखती ही रह गई। इतना खूबसूरत नौजवान था वो, मेरे इकबाल नाम पर इमेजिन किए हुए शख्स से तो बिल्कुल ही अलग। मैं लाइबा। आप मिस्टर इकबाल? जी, आपको मिस्टर उसामा वजदान ने भेजा है। जी 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 सर। मैंने फौरन ही इस बात में सर हिलाया तो उन्होंने मेरे लिए रास्ता हमवार किया। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं मुस्कुराते हुए खामोशी से कमरे में दाखिल हो गई। कमरा काफी लग्जरी था। उन्होंने मुझे सोफे पे बैठने का इशारा किया। मैं उनका खूबसूरत कमरा देखने में इतना मगन हुई कि मैंने देखा ही नहीं कि बीच में टेबल रखी है। लो भाई, फिर गिर गई लाइबा। अगले ही पल मेरा पाँव जोर से टेबल से टकराया और मैं सोफे पर मुंह के बल गिरी। लाइबा, डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। तुमसे एक काम ठीक नहीं होता। मेरा दिल चाहा इस लम्हे तो जैसे खुद को आग लगा दूं। मैं कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर पाती? लोगों को मेरा दुश्मन बनने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही अपनी कामयाबियों की दुश्मन हूँ। उठने का इरादा है या नहीं? अभी मैं खुद से ही उलझ रही थी कि पीछे से निहायत सर्द आवाज में इस्तफसार किया गया। सॉरी सर। मैं फौरन खुद को संभालती सीधी होकर बैठी। मेरे बाल सारे खराब हो गए थे। मैं तेजी से अपने बाल कान के पीछे करके सेट करने लगी। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी इस शख्स से। शायद यही वजह थी कि मुझे अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने फिर एक बार भी निगाह न उठाई। उन्होंने मेरी जानिब हाथ बढ़ाया तो मुझ बेवकूफ ने बजाय फाइल देने के हड़बड़ाहट में अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। फाइल? अगले ही पल उनकी सर्द आवाज मेरे कान की समाज से टकराई। सॉरी सर। ये रही फाइल। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ हटाकर फुर्ती से फाइल पकड़ाई तो वो फाइल देखने के बजाय कुछ लम्हे मेरा चेहरा घूरने लगे। तुम उसामा वजदान की सेक्रेटरी हो? उन्होंने छोटी आंखें कर खासा अजीब लहजे में ये सवाल पूछा। जी जी सर। मैंने फौरन सर हिलाया। हूँ। काफी यूनिक टेस्ट है उसामा वजदान का। उन्होंने तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी मसलते जब ये जुमला मायने खेज अंदाज में अदा किया तो मेरे कान खड़े हुए। क्या मतलब? मुझे खुद भी नहीं पता कितना गुस्सा दर आया था मेरे लहजे में। शायद वो गुस्सा जो मैं कब से छुपा रही थी अपने अंदर। और क्यों करना आता? मुझे जहर लगता था जब कोई इस डेविल से मुझे गलत रिश्ते के साथ मंसूब करता। अपनी सारी नर्वसनेस एक साइड में रख कर मैं उस शख्स के रूबरू खड़ी हो गई थी लड़ने। कुछ नहीं, वो मुझे बगौर देखते हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट कोई तंज भरी ना लगी मुझे, ना ही चोट करने वाली। नॉर्मल लगी, बल्कि बहुत प्यारी थी। लेकिन क्यों, मुझे समझ ही नहीं आया। ओके, आप जा सकती हैं मिस लाइबा। मैं बाकी बातें मिस्टर उसामा से खुद कर लूंगा। उन्होंने मेरे सामने ही खड़े खड़े फाइल के कुछ वर्क पलटे और फिर मेरी जानिब देख मुतमईन लहजे में गोया हुए। ओके सर। मुझे बहुत गुस्सा था इस अकड़ू शख्स पर और मेरा गुस्सा उसकी मुस्कुराहट से कम नहीं हुआ था, इसलिए मैं दानिस्ता तौर पर उससे जोर से अपना कंधा टकराती बराबर से गुजर गई। लेकिन अगले ही पल मेरी निगाह आईने पर पड़ी जिसमें एक बाल का अक्स नुमाया था और मैंने देखा वो मुस्कुरा रहा था। मुझे समझ नहीं आया अब किस बात में मुस्कुरा रहा था वो। शक्ल से तो इतना खूबसूरत है, मगर ऊपर की मंजिल का नट अच्छा खासा ढीला है। मैं कड़कड़ाती हुई बाहर आ गई थी। बाहर आते ही मेरे चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी, क्योंकि मैंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया था। मैंने खुशी के मारे उनके कमरे की बाहर ही डांस करना शुरू कर दिया, अपनी ही धुन में मगन। मुझे नहीं परवाह थी इस लम्हे दुनिया की। लेकिन जैसे ही मेरे बराबर से एक सर्वेंट अचंभे से तकता हुआ गुजरा, मैं फौरन स्टेचू हो गई। सर्वेंट के गुजरने के बाद मैंने तेजी से जबान अपने दांतों में दबाई और फुर्ती से वहां से दौड़ गई। अगला सीन। मैं बेफिक्र होकर खुशी खुशी वापस लौटी। कमिंग। मैंने ऑफिस का दरवाजा आहिस्तगी से नॉक किया। अंदर आने की इजाजत मिली तो मैं दाखिल हो गई। ये देख मेरी आंखें हैरत से फैली कि सर उसामा की गोद में आमना है और वो उससे बैठ के मजे से खेल रहे थे। काम हो गया? उन्होंने सरसरी सा मेरी जानिब देखते गंभीर लहजे में पूछा। जी सर। मैंने फौरन मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। गुड। वो हल्का सा मुस्कुराए। मैं सिर्फ उन्हें ही देख रही थी। अगर मैं उनकी हकीकत न जानती तो यकीनन इस लम्हे मुझे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द लगते और उनकी गोद में अपनी बेटी को देख मैं अश अश कर उठती। और कोई काम सर? सर उसामा की वजह से मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी और पंफलेट बेचकर मैं इतना कमा पा रही थी कि अपनी बेटी का पेट पाल सकूं और अपना घर भी चला सकूं। मैं मजीद एक होटल के कमरे में नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो मुझे महंगा पड़ रहा था। लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किराए के घर पे जा सकूं। इसलिए ये जॉब मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। यही वजह थी कि जब फरजीन ने मुझे बताया कि वो मुझे अपने मंगेतर के पास जॉब दिला देगी तो मैं खामोश रही। मैंने उसे बता दिया था कि सर उसामा ने ही मुझे जॉब से निकाला है
उसने कहा कि वो अपने मंगेतर से खुद बात कर लेगी और उसका मंगेतर उसकी कोई बात नहीं टालता। ये जुमला अदा करते वक्त जो मान था ना उसके लहजे में, वो मुझे बहुत चुप सा रहा था, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। काश इतना फर्माबरदार तुम कमरे में भी होती, वो मेरी जानिब देख शौकी से बोले, जिस पर मैंने मुंह बसोर कर उन्हें देखा। इन दिनों में ये पहली बार है जब मैंने उनकी आंखों में शौकी देखी हो, वरना वो अक्सर काम में बिजी रहते थे। अगर किसी काम के लिए मुझे बुलाते भी तो बहुत प्रोफेशनली अंदाज में बात करते, इसका मतलब कोई काम नहीं है। गुड डे सर। मैं उन्हें नाक मुंह चढ़ाकर फौरन या कर पलट गई थी वापस जाने के लिए। सुनो, आलू के पराठे तैयार रखना, मैं घर पर ही खाना खाऊंगा। उफ, ये चिपकू आदमी, पहले ही ये फ्री में रह रहे हैं, क्या ये कम है कि अब उसे फरमाइशें भी सूझ रही हैं? क्यों क्यों बनाने लगी मैं आपके लिए आलू के पराठे? जाके अपनी फर्जीन से बनवाए, अपनी मंगेतर से, जिसकी आप कोई बात नहीं टालते। मैं खुद भी नहीं जानती किस कदर मेरे लहजे में जलन उभर आई थी। मैं मानती हूँ फरजीन बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है, दूसरी अमीरजादियों जैसी गरूर पीटी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इन सारी अच्छी क्वालिटीज के बावजूद हकीकत यही है कि वो मेरे हस्बैंड की मंगेतर है, जिसकी वजह से उसका वजूद ही मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे उससे जलन होती है, हसरत होती है, हसद होती है। उसे सर उसामा के साथ लवी डवी देख के मुझे दुख होता है, मुझे अपने जख्म फिर से हरे होते महसूस होते हैं। लगता है आमना आपकी मामा जल रही हैं। आपको स्मेल आ रही है? ये कहते हुए वो अपना कान उसके लबों तक झुका गए और फिर वापस चेहरा ऊंचा कर मेरी जानिब देख मजायका खैज अंदाज में बोले, देख लो मेरी बेटी को भी आ रही है। इतनी जेलसी अच्छी बात नहीं है। खुदा ने आदमी को 4 शादियों की इजाजत दी है, थोड़ा दिल बड़ा करो। इसी खुदा ने औरत को जबरदस्ती और जबरन खुद से बांध के रखने का भी मना किया है। आप भी थोड़ा दिल बड़ा करें। मैंने भी उन्हें की तर्ज में उन्हें जवाब दिया और मैंने देखा उनके चेहरे के रंग तेजी से बदले। नहीं कर सकता। तमाम जायज अमाल में सबसे नापसंदीदा अमल खुदा को तलाक ही लगता है। मुझे यकीन नहीं आया इस जैसा डेविल भी इस तरह की बातें कर सकता है। और फिर अपने धोखा देने के मुतालिक क्या कहेंगे आप? डोंट से। क्या आप इतने मासूम हैं कि आपको पता ही नहीं है कि धोखा भी एक फ़ैल है जिसका शुमार ही खुदा ने नाजायज अमाल में रखा है? मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधते तंजिया लहजे में स्मार्ट मुस्कुराहट होठों के किनारे पर सजाए पूछा, लगता है मामा की अच्छी खासी तपी है अब, तभी आपके बाबा से लड़ू लड़ू करे जा रही हैं। वो बजाय जवाबी कार्रवाई करने के निहायत मासूमाना और मजलूमाना चेहरा बनाकर आमना से मुखातिब होकर बड़े प्यार से तर्ज में मेरी शिकायत करने लगा। हद हो गई, बहुत ही मक्कार आदमी है आप। दांत पीसते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिए। उनके सफ़ेद मोतियों जैसे दांत हल्के से नुमाया हुए जो मुझे और जलाते मालूम हुए। अच्छा लो, मेरी प्रिंसेस को ले जाओ, मेरी अगले 5 मिनट में मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। उनके कहते ही मैंने इस्बात में सर हिलाया और फौरन ही डेस्क के पास से होती उनके करीब जा पहुंची। इस लम्हे मेरी निगाह उनके लंबे लंबे पाँव पर गई। उफ, भला के सेक्सी के एक लम्हे के लिए मैं महव हुई। लो, उन्होंने तो खड़े होने की जहमत भी ना की, जिसकी वजह से मुझे ही झुकना पड़ा आमना को लेने के लिए। ओ प्रिंसेस, मामा के पास आ जाओ, मैं बड़े प्यार से कहते हुए झुकी। झुकने के सबब मेरे बाल चेहरे पर आ गए थे। उन्हें कान के पीछे करते उसे गोद में लिया। बस मेरा उसे गोद में लेना था कि सरुसामा ने तेजी से मेरे गाल को किस किया। बदले में मैंने हार भरी निगाह से देखा, लेकिन मैंने महसूस किया उन पे कोई असर ही नहीं था मेरी गुर्राती निगाहों का। उनकी नीली समंदर जैसी गहरी आंखें अभी भी मुझे ही तक रही थी और वो बहुत प्लेफुल थी, बहुत शरारती सी, शौकी भरी। इन खूबसूरत आंखों को नजरअंदाज कर पाना बड़ा ही मुश्किल अमल था। उन्होंने मुस्कुराते हुए हल्का सा अपना निचला होंठ दबाया तो मैं फौरन नजर चुरा गई और आमना को लेकर फौरन ही वहां से चल दी। अभी मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उन्होंने पीछे से आवाज देकर कहा, लाइबा, आलू के पराठे तैयार रखना, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उनकी बात सुन एक लम्हे के लिए मुझे फैमिली वाली फीलिंग्स आई। अगले ही पल मैंने फौरन ही इस फीलिंग्स के ख्याल को झटका और खुद को याद दिलाने लगी कि वो डेविल है, वो डेविल जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन कर उसे अंधेरों में धकेल दिया है। ऐसे अंधेरों में जिनमें मैं भटकती फिर रही हूँ और कोई राह नहीं पा रही। घूम फिर कर सिर्फ इसी शख्स के पास पहुंच जाती हूँ जिससे भाग रही हूँ। मैंने फौरन ही अपना सर झटक कर उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दरवाजा खोला। मैं बता रहा हूँ मिसेस उसामा वजदान, अगर मुझे रात को आलू के पराठे नहीं मिले तो भूल जाइएगा कि आप सो सकेंगी रात भर। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझे मिसेस उसामा वजदान कहकर मुखातिब किया, लेकिन उनके आगे की जो मायनी अंदाज में दी गई धमकी सुन मेरे पांव लरजने लगे। मैंने डरते डरते उन्हें पलट कर देखा। उनकी नीली आंखें मुझ पर ही गड़ी थी। मर जाएं आप। उनकी आंखें मुझे वार्निंग देती मालूम हुई कि लाइबा, मेरी बात टाल कर दिखाओ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं झिंझला कर कहती, पाँव पटकती एक कदम ही चली थी कि वो बोले,
तुम पर। उनका अंदाज सवालिया था, लेकिन मैं मजीद अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए बगैर उनके सवाल का जवाब दिए उन्हें मुकम्मल इग्नोर मारती बाहर निकल गई। हाय, 2 कदम भी नहीं चली थी कि मेरा टकराव इस नकचड़ी से हुआ, लेकिन मैंने उससे भी इग्नोर किया। अगला सीन। मैं होटल के रूम में रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने होटल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके किचन इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, जिसकी मुझे इजाज़त मिलने पर मैं अपने दुश्मन जहाँ के लिए मजबूरन आलू के पराठे बनाए। मैंने झूला अपने पास ही रख लिया था। हर थोड़ी देर बाद मैं आमना को झुला देती और अपना काम भी करती रहती। 9 बजने के करीब थे, इसलिए मैं पराठे लेकर अपने कमरे में आ गई और उनका इंतजार करने लगी ताकि ये ठंडे होने से पहले वो खा लें, वरना मज़ा नहीं आएगा उन्हें। लो जी, मैं और मेरी मशरिक बीवी वाली आदत। मैं इस डेविल को खुश करने की सोच रही थी, हद है मुझसे। अगले ही पल मैंने अपने सर पे जोर से धप मारी और खुद को याद दिलाया कि मुझे उसकी कोई खातिर मदारत नहीं करनी और ना ही उसे खुश करना है। मुझे तो सिर्फ अपनी जान बचानी है इस डेविल से, और रात सुकून से सोकर गुजारनी है। उसामा। मैं बहुत खुश और मुतमईन था। 2 साल की मेहनत के बाद आखिरकार मुझे मिस्टर इकबाल से ना सिर्फ अपॉइंटमेंट मिली थी, बल्कि वो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार थे। बस मुझे कल का इंतजार था, जब वो साइन करें पेपर्स पर और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएं। मेरी बेटी वाकई मेरे लिए रहमत बनकर आई थी। उसके ऑफिस में कदम पड़ते ही मिस्टर इकबाल, जिनका मुझे इतने सालों से एक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, वो खुद पाकिस्तान चलकर आ गए। मैं कभी मिस्टर इकबाल से मिला नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था वो एक अच्छी खासी उम्र के बंदे होंगे, मेरे डैड की तरह, क्योंकि जितने वो कामयाब थे, आज इस दौर में वो कोई तजर्बेकार जहीनो फतीन बंदा ही हो सकता है। मैंने सुन रखा था वो बहुत अय्याश आदमी है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं था लाइबा को उसके पास भेजते हुए, लेकिन मुझे अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद बंदे को ही भेजना था इस काम के लिए। मेरे पूरे ऑफिस में मेरे दुश्मन के बंदे फैले हुए हैं, इसलिए मैं सिवाय लाइबा और उबैद के किसी पे एतबार नहीं कर सकता था इस मामले में, खास तौर पर तब जब मेरा खुद का फ्यूचर भी इस डील से जुड़ा है। मैं होटल के रूम में पहुंचा तो बहुत मजेदार खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे कह लेने दे, वो सब्ज रंग आंखों वाली गुड़िया बहुत खूबसूरत लग रही थी, इस लाल रंग की कलियों वाली सादा सी फ्रॉक में, इतनी खूबसूरत कि उसे देखने के बाद भूख किस कमबख्त को लगनी थी। कभी कभार तो मुझे लगता था वो दानिस्ता तौर पर बहकाती है मुझे अपनी जानिब। इतनी मुश्किल से परहेज कर रहा था, क्या ये कम था कि इतने खूबसूरत बन के खड़ी हो गई मेरे सामने। खाना लगा दूं ऐसे में गरम। वो अभी मुझे देखकर खुले बालों को लपेट कर जूड़े में कैद कर ही रही थी कि मैं एक जस्ट में उस तक पहुंचा। मजीद लफ्जों को उसके लबों से अदा करने का मौका नहीं दिया था मैंने। अगला सीन। मर जाए आप। वो फिर जल भून कर अपना तकिया कलाम बोली, जिसे मैं इग्नोर करता फ्रेश होने चला गया। हमारी बात आलू के पराठों की हुई थी। मैं नहाकर निकला तो वो जज्बत होकर जताते हुए बोली, तो किसने कहा था तुम्हें पराठों से पहले पेश होने के लिए। मैं बाल सुखाने के बाद अपनी सफेद शर्ट पहनते हुए लापरवाही से जवाबदा हुआ। उसकी सब्ज रंग आंखें सुर्ख डोरों से सजी थी, जिनके सबब वो खासा नशीली सी मालूम हुई मुझे, इस कदर नशीली कि मेरा दिल चाहा एक बार फिर इस नशे में डूब कर देखूं। आपको सिर्फ बहाना चाहिए होता है, वो खासा खफगी से बोली। मेरी चोरी पकड़ी गई, कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे, इसलिए मैं खामोश रहा। चलो उठो, खाना खाते हैं। उसकी हालत नहीं रही थी अब कि वो बिस्तर से हिल भी सके, इसलिए मैं ही उसके लिए बेड पर खाना ले आया। वो उठ नहीं रही थी, किसी जिद्दी बच्चे की तरह कंबल को पकड़ के लेटी रही, इसलिए मैंने जबरदस्ती उसका बाजू पकड़कर उठाकर बिठाया। ये लो। जैसे पिछली बार उसने मुझे अपने हाथ से लुकमे बना के खिलाए थे, बिल्कुल इसी तरह मैंने उसके लिए लुकमा तैयार किया और उसके जख्मी लबों से लगाया। उसके जख्मी होठों को देख मुझे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन फिर मेरे दिल ने कहा गलती उसकी है, क्यों हर वक्त दुआ देती है कि मर जाए आप। अब मर रहा हूं, उस पर तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। खा लो। वो 1-2 सानियों तक मुझे घूरती रही और उसके बाद खामोशी से लुकमा लिया। जिंदगी में पहली बार मैं, उसामा वजदान, किसी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। ये एहसास बहुत नया था मेरे लिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। पराठे बहुत मजेदार थे। खाना खाने के बाद सब कुछ मैंने ही समेटा। वो तो आराम से लेट गई थी, कोई देखता तो यकीन न करता उसामा वजदान इस तरह के मामूली घरेलू काम भी कर सकता है। यकीनन ये वो मेरा इमेज था ही नहीं जो बाहर की दुनिया के सामने था, ये तो मैं सिर्फ उसके लिए बना था। एक सीधा सादा मामूली सा लड़का जो उसके साथ होटल के एक छोटे से कमरे में रह रहा था, चीप से रूम में। मुझे कभी कभार खुद यकीन नहीं आता था कि मैं अपने बेड के बजाय होटल के बेड पे सो रहा हूँ, और मुझे फिर भी नींद आ रही है कैसे। मैं खुद ताज्जुब में हूँ, क्योंकि मैं बड़े से बड़े लग्जरी होटल में रहा हूँ शुरू से, और मुझे कभी वहां नींद नहीं आती थी। ये बात मुझे हैरान करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि इस सब्ज रंग आंखों वाली लड़की की मौजूदगी हर चीज को खुद ही अच्छा कर देती है मेरे लिए। सुकून वाला। मैं उसके साथ यूं ही एक सादा सी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करने लगा था, जहाँ कोई गंदी सियासत ना हो, जहाँ कोई कारोबारी मामलात की वजह से मुदाखलत ना हो। मैं छुपा लेना चाहता था अपनी इस छोटी सी दुनिया को बाहरी दुनिया से,
मैंने झूले से अपनी लिटिल प्रिंसेस को उठाया। वो सो रही थी, लेकिन मुझे इतना प्यार आ रहा था उस पर कि मैं मजीद उसे झूले में सोता हुआ देख नहीं पाया। उसे अपने सीने से लगाकर बेड क्राउन से टेक लगाकर पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। मैंने देखा वो माँ बेटियां दोनों सो चुकी थी। मैं ही जागता रहा बस। और जागना था भी मुझे, चूंकि सोने थोड़ी आता था मैं यहाँ। मैं तो इन दोनों माँ बेटी की हिफाजत करने आता था। अगला सीन, लाइबा। मैं ऑफिस पहुंची तो बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। वीआईपी लिफ्ट में से डायरेक्ट सरुसामा के ऑफिस पहुंची। आज पहली बार उनके ऑफिस के बाहर मैंने बहुत सारे लोगों को खड़ा देखा। साइड प्लीज। अभी मैं सामने की जानिब देख ही रही थी कि पीछे से किसी ने हटने का कहा। मेरी गोद में आमना थी। मैंने फौरन पलट कर पीछे देखा। ओह सॉरी। बस पलट कर देखना था कि व्हील चेयर पर एक हसीन सा लड़का बैठा नजर आया। वो देखने में बहुत ज्यादा सरुसामा में मिल रहा था, खास तौर पर उसकी नाक और होठों का हिस्सा। मैं फौरन ही माजरत करती उनके सामने से हट गई और रास्ता हमवार किया। इस व्हील चेयर पर मौजूद नौजवान मुझसे ज्यादा मेरी गोद में मौजूद आमना को देख रहा था। उनके पीछे खड़ा नौजवान व्हील चेयर को खिसकाता हुआ आगे ले गया। तो दिखा दी ना तुमने आखिर अपनी औकात, लेकिन बहुत गलत जगह दिखाई है। यकीन करो अब तुम्हारा मुकद्दर जिंदगी भर के लिए जेल की तारीखी है। वो नकचड़ी बंदरिया मुझे देख दांत पीसते हुए बोली, जबकि मैं समझने से कासिर थी वो क्या बकवास कर रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही थी वहां, मगर क्या मुझे नहीं खबर। फिर मुझे सरुसामा और उनके पीछे उबैद आता नजर आया। उबैद, आमना को लो और मेहरू बीवी को दो जाकर, और तुम मेरे पीछे आओ। उबैद को हुक्म देने के बाद वो मेरी जानिब मतवजा हुए और फिर सिरसिरी सा मुझ पर निगाह डालने के बाद वो आगे बढ़ गए। मैं हड़बड़ाकर फौरन उनके पीछे चल दी। वो मुझे लेकर मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन मीटिंग रूम बिल्कुल खाली था। सिवाय हम दोनों के वहां कोई मौजूद न था। मीटिंग रूम में पहुंचते ही वो मेरी जानिब पलटे। तब मैंने उनका चेहरा बगौर देखा। वो बहुत संजीदा नजर आ रहे थे। माना वो तो संजीदा ही रहते थे, लेकिन आज आज मामलात कुछ ज्यादा संगीन लगे। कल जो मैंने तुम्हें फाइल दी थी, तुमने उसका क्या किया? उनका सवाल मुझे बहुत अजीब लगा। क्या मतलब क्या किया? मैं इस फाइल को मिस्टर इकबाल को देकर आई। जो आपने कहा था। मैं तेजी से जवाब हुई। क्या इस दौरान किसी से मिली थी तुम? उन्होंने छोटी आंखें कर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार किया। पहले मुझे बताएंगे हुआ क्या है? आप मुझसे इस तरह सवालात क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ? मैं बहुत परेशान हो गई थी। आखिर मुझसे वो इस तरह सवालात कर ही क्यों रहे? हमारे प्रोजेक्ट का डेटा लीक हुआ है। ये देखो, मेरे पास तो सेल था नहीं, इसलिए मुझे तो कोई खबर ही नहीं थी कि नेट की दुनिया में क्या तहलका मचा हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी थी, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी हुई थी पूरे पाकिस्तान की इस वक्त। मेरा तो न्यूज़ देख सर चकराने लगा। ये कैसे? मैंने शौक के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर हकलाती जबान के साथ पूछा। ये तो आप हमें बताएंगी मिस लाइबा। पीछे से उबैद ने आकर मशकूक नजरों से मुझे तकते जताते हुए कहा। मगर मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करें आप लोग मेरा, मैं जान गई थी ये सारा जिम्मा मेरे सर ही आना है। तो फिर आप बताएं ये सब कैसे हुआ? प्रोजेक्ट की कोई कॉपी नहीं है, इसकी वाहिद ओरिजिनल फाइल आपके पास थी। सर ने आप पर भरोसा किया था। उबैद का लहजा काफी सख्त हो गया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने फौरन ही सर उसामा की जानिब देखा, लेकिन वो मेरी जानिब नहीं देख रहे थे। अपनी पेशानी मसलते हुए उनकी नजरें नीचे की जानिब थी, जैसे कुछ सोच रहे हो। मुझे महसूस हुआ उन्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए उबैद को अदालत लगाने की इजाजत दी है मुझ पर। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता प्रोजेक्ट का डेटा कैसे आउट हुआ। मैंने खुद अपने हाथों से फाइल सर इकबाल को दिया था। तो आप कहना चाह रही हैं मिस्टर इकबाल ने ये सब किया? कुछ जानती भी हैं आप मिस्टर इकबाल के बारे में? उनकी एक अपॉइंटमेंट के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, फिर जाके सिर्फ उनकी एक अपॉइंटमेंट नसीब होती है। उनके पास कोई वजह नहीं है इस प्रोजेक्ट के डेटा को लीक करने की, जबकि आपके पास बहुत सारी है मिस लाइबा। उबैद के जुमले मजीद सख्त हुए तो मुझे अपनी जान सूली पर अटकती महसूस हुई। ये सब क्या हो गया था? मुझे अच्छे से याद था। मैंने प्रोजेक्ट की फाइल खुद मिस्टर इकबाल को दी है। मैंने उसे पूरे रास्ते अपने सीने से लगाए रखा है। फिर डेटा कैसे लीक हो सकता है? सोचते सोचते फिर जैसे अचानक से मेरे दिमाग में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ। वो था फरजीन का चेहरा। मैंने वो फाइल सिवाय फरजीन के और किसी के पास नहीं छोड़ी थी। मगर फरजीन नहीं हो सकती इन सब के पीछे। वो तो सर उसामा से बहुत मोहब्बत करती है, और उससे क्या मिलेगा ये सब करके? अब आप खामोश क्यों हैं? बोले मिस लाइबा, किसके कहने पर आपने किया ये सब कुछ? आप ज्यादती कर रहे हैं अब मेरे साथ। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर अपनी सफाई में बोली। मैंने एक बार उम्मीद से फिर सर उसामा की जानिब देखा कि शायद वो मेरी बात पे यकीन करें, लेकिन उनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। वो सुर्ख होते चेहरे के साथ मुझे तकते रहे। तो बताएं फिर किसने किया है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर खड़े हैं। वो जवाब मांग रहे हैं सर से। मीटिंग बैठने को है, और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। उबैद मुझे प्रेशराइज करने लगा था कि मैं इस गुनाह को कबूल करूं
जो मैंने किया ही नहीं। जब मैं जानती ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ तो मैं कैसे जवाब दूं। मेरा दिमाग बार बार कह रहा था कि ये सब फरजीन का कारनामा है, लेकिन वो ये सब क्यों करेगी, और अगर इसने किया भी है और मैं सर उसामा को बताती हूँ तो क्या वो मेरी बात पर यकीन करेंगे? फरजीन के मुकाबले वो मुझ पर यकीन करे हूँ। क्या मैं ख्वाब देख रही थी दिन में? इसकी महबूबा का नाम लेना ऐसा ही था जैसे अपने गले में खुद फांसी का फंदा डालना। अगर मजीद गुस्सा बढ़ गया तो कहीं ऐसा ना हो वो खुद मुझे पुलिस के हवाले कर दें। वैसे भी मैं कौन सा कोई खास थी उनकी जो वो मुझे बचाने की कोशिश करते? मैंने नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एतबार करें। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मेरे पास तो सेल तक नहीं है। और अगर ये सब मैंने किया होता तो मैं बजाय राह फरार अख्तियार करने के क्यों आती ऑफिस में अपनी बेटी को लेकर दूसरे ही दिन? मैं मुंतकी दलील देकर कायल करने की कोशिश करने लगी कि ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि तुम्हें एतबार है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो जो डेविल इतनी देर से खामोश खड़ा था, मुझे गहरी निगाहों से देखते, दांत पीसते हुए गोया हुआ। साथ साथ उन्हें उबैद को इशारा किया और फौरन वहां से चल दिया। पहली बार मुझे उनसे इस कदर डर लग रहा था कि लगा जान निकल जाएगी। अगले ही पल वो मेरे करीब आए और मेरे बालों को गुद्दी के हिस्से की जड़ों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। मेरी आंखों से दर्द की शिद्दत से आंसू बहने लगे। लेकिन ये सिर्फ खुशफहमी है तुम्हारी। उसामा वजदान और उसकी मंजिल के दरमियान जो भी आज तक आया है वो सिर्फ फना हुआ है दुनिया से। मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता लाइबा, इसलिए सच सच बताओ, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई? ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है सच बताने का, इसलिए सच बोलो, किसी से मिली थी तुम जब फाइल तुम्हारे पास थी? तफ्तीशी नजरों से मुझे तकते उन्होंने निहायत सख्ती से इस्तफसार किया। नहीं, मैंने दर्द की शिद्दत से कराह भर इस नीली आंखों वाले डेविल का सुर्ख चेहरा तकते साफ इनकार किया। फिर इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई? उन्होंने पहले से ज्यादा शिद्दत से मेरे बाल झंझोड़ दिए थे, जिसके सबब अब मैं मजीद तकलीफ में मुब्तला हुई। मेरी आंखें अब सुर्ख पड़ गई थी कर्ब की शिद्दत से। मुझे नहीं पता, मैं जानती थी मेरी फरजीन के मुकाबले कोई औकात नहीं है। मैं तो सिर्फ उसकी एक मामूली सी किडनी डोनर थी। अगर ये सब फरजीन ने किया है तो भी सर उसामा से जरूर बचा लेंगे, इतनी वालेहाना मोहब्बत करते हैं उससे। लेकिन मेरा क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसका नाम लूं और वो उल्टा मुझे ही फंसा दे अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए। मैं तो इस हाल को पहुंची हुई थी कि आगे कुआं और पीछे खाई। सर, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ चुके हैं, मीटिंग स्टार्ट करनी है, आपका इंतजार हो रहा है। उबैद ने दरवाजा नॉक करके आहिस्तगी से इत्तला दी। इस पर मुकाबिल ने एक झटके से मुझे आजाद किया। टाइम खत्म। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने की भी डिमांड करेंगे ना, तो मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के इजाजत दे दूंगा। उनकी बात सुन मेरी रूह तक कांप उठी थी। ओ, अब आगे क्या होने वाला है लाइबा बेचारी के साथ? वो तो हर जगह फंस जाती है। देखते हैं आगे क्या होता है उसके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।